जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो सभी सैनिकों के लिए है, पूर्व सैनिकों के लिए है, आपकी आंखें खोल देने वाला है। मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी तक 7 पे कमीशन इस भारत सरकार ने लागू किए हैं और उसमें कोई भी प्रतिनिधित्व सेना का या पूर्व सैनिकों का नहीं किया गया है। लगातार हमारे वेलफेयर में कटौती की गई है, हमारे सर्विस स्ट्रक्चर को कभी उन्होंने कंसीडर नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आज 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है और इसके ऊपर पूर्व सैनिक यानी बहुत बड़े संगठन ने इसकी पहल की है। यानी रक्षा मंत्री जी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और एक एक बिंदु आपके सामने रखा है कि लगातार सैनिकों को, खासकर जेएसयू जवानों की किस तरीके से अनदेखी की जा रही है। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि कई आप सैनिक भूतपूर्व सैनिक हैं और बहुत सारे सैनिक संगठन हैं जो सैनिकों के हितों की बात करते हैं, लेकिन आज जेएसयू जवानों की हितों की बात करने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले मैं क्यों ये आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपने जेसीएम स्टाफ साइड है जो लगातार कर्मचारियों को मुद्दों को लेकर सरकार से बात करती है, उसमें कोई आपका जनप्रतिनिधि है नहीं, या जितने भी आप केंद्रीय कर्मचारी संगठन बड़े लेवल पे बने हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर हड़ताल, धरना, प्रदर्शन और बात करते हैं, सीधे कैबिनेट मंत्रियों से बात होती है। भूतपूर्व सैनिकों का कुछ है नहीं है, यानी इनकी पूरी तरीके से अनदेखी। हालांकि 2 ऐसे संगठन हैं, आईएसएम और आईएसएल, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट और इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, वो उसमें अधिकारी हैं, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल साहब बैठे हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग को लेकर ऐसा कोई भी उन्होंने डिमांड सरकार के सामने नहीं रखी जहां पर हमारे हितों को साधा जाए, यानी हमारे हितों की रक्षा की जाए। मैं हितों की रक्षा की बात कर रहा हूं। क्यों हितों की रक्षा की बात कर रहा हूं? जब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात होती है तो आपको मैं पेंशनर का डाटा बता देता हूं। हमारे पेंशनर हैं 32,78,662, 32,78,662, यानी इतनी बड़ी संख्या है और लगभग 65 लाख में से आप समझ सकते हो आधे 50% पूर्व सैनिक हैं, जिसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हैं। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा लो, लगभग 40 से 45 बच्चे, संचार विभाग के 4.76 लाख और जितना सिविल महकमा है उसमें 11.86 लाख है। अब आपने देखा जो 11,86,000 हैं वो तो आगे अगुवाई करते हैं और वो सारी चीजों के सुविधाओं के लिए सरकार से बातचीत करते हैं, लड़ते हैं, और जबकि उनकी नौकरी है 8 घंटे की, यानी अपने होम स्टेशन में रहना है, अपने परिवार के साथ रहना है, अपनी नौकरी करना है, और 16 घंटे उनके अपने हैं जिसमें वो व्यवसाय करें, बिजनेस करें, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ यानी 32,78,000 पूर्व सैनिक, और समझ सकते हो इसमें सर्विंग की बात करूं तो लगभग आप 15 लाख आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को लगा लीजिए। इतने लोगों के हितों की बात करने वाला कोई भी आज तक सामने नहीं आया। इसलिए पहले पे कमीशन से आपको डिग्रेड किया गया, अंडर एस्टिमेट किया गया, क्योंकि हमारा इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारी बात किसी ने ये नहीं रखी कि यहां 24 घंटे की नौकरी है, परिवार से दूर रह जाता है, शहादत होती है, त्याग होता है, कष्ट होता है, अलग अलग वेदर कंडीशंस होती हैं और हमेशा हमें खतरा ही खतरा रहता है, लेकिन हमारी चीज को किसी ने ना अच्छे तरीके से दिखाया ना ही देखा। 7वें पे कमीशन का उदाहरण है, आपको 2.57 फैक्टर मिला और वो फिटमेंट फैक्टर आपकी ओआरओपी की पूरी तरीके से बाट लगा दी। यानी मैं कहूं अपनी भाषा में कि हमारा कोई माई बाप नहीं, हमें जो मिल जाए वो सरकार के रहमो करम है। हमारे अधिकारियों को वहां पर देखा होगा फिटमेंट फैक्टर 2.62 से ऊपर मिला है। क्या उन्होंने हमारी बात को सरकार के सामने रखा या इस तरीके का कोई एजेंडा रखा कि नहीं आप जेएसयू जवान को इस तरह उनकी उपेक्षा मत करिए? लगातार उपेक्षा हम सब कह सकते हैं, समझ सकते हैं और आज समझ भी गए। इसलिए जितने आंदोलन हो रहे हैं जो पूर्व सैनिकों के हो रहे हैं, जहां पर वो नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई अधिकारी आए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको जागना होगा, आपको उठना होगा, आपको लड़ना होगा। अब मैं यूनाइटेड फ्रंट के कैप्टन जगदीश वर्मा साहब का वीडियो में दिखाना चाहूंगा। आखिर उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है उसका क्या है, जरा वीडियो देखें। मैं कैप्टन जगदीश वर्मा, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश, आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से 8th पे कमीशन के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आज तक जितने भी पे कमीशन बैठे हैं, 7 पे कमीशन स्वतंत्रता के बाद जो हैं बैठ चुके हैं, तो उनमें किसी में भी हमारे सैनिकों या पूर्व सैनिकों का कोई भी
प्रतिनिधित्व उसमें नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि जो भी हमारे पैनल कमीशंस में बैठते हैं वो बहुत ही अनुभवी और वेरी एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं और वो बहुत अच्छे ढंग से उसको रिव्यू करते हैं। जो भी हमारा पे स्ट्रक्चर या पेंशन का स्ट्रक्चर होता है उसको हर 10 साल के बाद रिव्यू करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि जिन लोगों ने उस फील्ड में काम किया हुआ है, जो कि आर्मड फोर्सेस में काम किया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो उन लोगों को जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है उनके बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उनको उसमें ना शामिल करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि भाई वो इस बात को 8वें वेतन आयोग में सुनिश्चित करें कि उसमें आर्मड फोर्सेस के आदमियों को भी लें, ताकि उनके साथ कोई अन्याय ना हो। हम देखते आ रहे हैं कि इसी वजह से जो है हमारे आज ऐसा ढांचा ये हो गया है कि बहुत सी विसंगतियां हमारे पे स्ट्रक्चर, पेंशन स्ट्रक्चर में आ चुकी हैं, जिनको अभी करने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं, बट गवर्नमेंट इज़ नॉट लिसनिंग टू दैट। और अगर ऐसा ही रहा तो दीज प्रॉब्लम्स विल बी कंपाउंडेड मोर and it will be very difficult for them to rectify them at later stage। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी जो भी 8th पे कमीशन में रिव्यू होना है उसमें हमारे डिफेंस कैटेगरी के जितने भी सेवार्थ या पूर्व सैनिक हैं उनके भी प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिए, ताकि उनके साथ जो आज तक अन्याय होता रहा है वो ना हो। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपने सुना होगा, उन्होंने सीधा कहा है कि जितने पे कमीशन हुए हैं बहुत सारे अनुभवी पैनल लोग उसमें होते हैं पैनल के अंदर, लेकिन हमारा जो एक्सपर्टीज है, हमारी बात रखने वाला कोई नहीं होता है। और उनका जो क्राइटेरिया 8 घंटे का होता है, अपनी पूरी जो सुख सुविधाएं होती हैं और उसमें मात्र मैंने कहा 11 से 12 लाख लोगों के बारे में सोचा जाता है। और यहां आप इतनी बड़ी जनसंख्या, आप भूतपूर्व सैनिकों की हमने बता दी, सैनिकों की बता दी, इनके बारे में कोई नहीं सोचता है और लगातार उनकी उपेक्षा होती है और इसलिए उनकी बात सरकार के सामने जाएगी नहीं तो मानेगा कौन। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वेतन आयोग में सशस्त्र सेनाओं की भागीदारी की अनदेखी, सैन्य पेंशन कटौती से बड़ा असंतोष, 8वें वेतन आयोग में सैन्य प्रतिनिधि शामिल करने की मांग। बिल्कुल दोस्तों, ये आर्टिकल आपको सुनना होगा, ताकि मैं कह रहा हूं कि ऐसी चीज आपकी जानकारी होगी। कल आप भले आपका सैनिक संगठन है, आप किसी मध्य प्रदेश में रह रहे हो या डिस्ट्रिक्ट का है, ग्वालियर का है, भिंड का है, हिमाचल के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, ईस्टर्न के, सदन के, आपको कॉमन जानकारी तो पता होना चाहिए कि आखिर हमें किस तरीके से चला जा रहा है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है। और ये बात मैं कह रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में हर 10 वर्षों के पश्चात एक केंद्रीय वेतन आयोग बैठता है और वहां गठन के बाद कर्मचारियों और पेंशनों को उन्हें भत्ते और पे पेंशन की बढ़ोतरी की बात की जाती है। अगला पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू, उसको लेकर बहुत सारी असमंजस और बहुत सारे वीडियो आर्टिकल चल रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो अलग बात है। हम अपने सैनिकों की बात करें। संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन JSUR हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष कैप्टन जगदीश वर्मा और उनकी पूरी टीम ने यह कहा है कि पहला वेतन आयोग 1946 में सशस्त्र सेनाओं के मुद्दों पर विचार करने के लिए अलग समिति बनाई गई थी। यानी पहला जब यह वेतन आयोग बना था तो उन्होंने बोला सैनिकों को अलग से होना चाहिए, क्योंकि सैनिकों की नौकरी तो बिल्कुल 24 घंटे और 365 दिन भी है, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरे उन्होंने अलग से समिति बनाई गई थी। दूसरे वेतन आयोग के बाद 1960 में रघुरमैया कमेटी में भी सैन्य प्रतिनिधि थे, यानी उसके बाद भी एक कमेटी बनी, उसमें भी हमारा रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन 1973 के बाद तीसरे वेतन आयोग के दौरान सरकार ने एक तरफा निर्णय लेकर हमारी सबसे पहले सैन्य पेंशन 70% से घटाकर 50% कर दी। पहले आप देखिए, यानी 71 की लड़ाई लड़ ली, 65 की, 62 की, 48 की, तब तक सैनिकों को लगा सही है। अब कहीं मामला ठंडा पड़ा तो सीधी पेंशन कम की, 70 से 50 किया सीधी। जबकि केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन 33% थी, उनको बढ़ाकर भी 50% कर दिया। यानी आप
चाहे आप शहादत होते हो चाहे कुछ भी होते हो, 24 घंटे नौकरी करते हो, उन्होंने सबको 70 से 50 और 33 से 50 कर दिया। इस असमानता पर कभी आयोग में विचार नहीं हुआ, न किसी सिफारिश के तहत निर्णय लिया गया, और उसके बाद एक शगुफा वन रैंक वन पेंशन का वहीं से स्टार्ट हो जाता है, जाके उसको 2014 में उसको अमली जामा पहनाया जाता है। कैप्टन वर्मा ने कहा कि उनका संगठन केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय से मांग कर रहा है कि संसद संविधान अनुच्छेद 33 के तहत प्रावधान पर 8वें वेतन आयोग में सैन्य प्रतिनिधियों को शामिल करें, ताकि वेतन, पेंशन और सेवा लाभों को सही ढंग से विचार किया जा सके। और उन्होंने टाइम स्केल प्रमोशन की बात की, क्यों जरूरी है वेतन आयोग में सैन्य प्रतिनिधि, इन्होंने इसका उल्लेख किया। 7वें वेतन आयोग में रक्षा मंत्रालय के सिविल कर्मचारी, पुलिस, अन्य विभागों को टाइम स्केल प्रमोशन का लाभ मिला, लेकिन सैन्य कर्मियों को इससे वंचित रखा गया। 2016 में 18 पूर्व सैनिक प्रमुखों, जिसमें जनरल वेद प्रकाश मलिक, एडमिरल वेद प्रकाश थे, सरकार को पत्र लिखकर आपत्ति जताई। इसके बावजूद मामूली बदलाव के साथ सिफारिशें लागू कर दी गई, जिससे और विसंगतियां पैदा हो गई। अब उन्होंने कहा, अब तक बने वेतन आयोग में योग्य अनुभवी लोग तो हैं, लेकिन सैन्य सेवा की विशिष्ट परिस्थितियां, बार बार तैनाती, कठिन और खतरनाक इलाकों में ड्यूटी, 24 घंटे का कार्य समय से आयोग अनभिज्ञ है। इसके विपरीत अन्य केंद्रीय कर्मचारी प्रतिदिन केवल 8 घंटा काम करते हैं। ऐसे में सैन्य कर्मियों के कई मुद्दों की अनदेखी की जाती है। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा, अरे आर्टिकल देखा, आखिर अब हम ये बात कह रहे हैं, आपसे विनम्र निवेदन के साथ कह रहे हैं कि आज हमको जागना पड़ेगा और जगाना पड़ेगा। यदि हम ये छोटी मोटी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ी जो कि पढ़ी लिखी है, सक्षम है, जानते हैं, सड़क पर उतरना भी जानते हैं, उनके लिए मोटिवेशन और प्रेरणा का काम करेगी। क्योंकि हम जब सेवा में रहते हैं, हमें नहीं पता हमारे को क्या मिल रहा है या बाहर जाके क्या मिलेगा। जब इस दुनिया में हम आते हैं, हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, इतना त्याग करते हैं इस देश और देश की जनता के लिए, लेकिन हमें जब कुछ आर्थिक मदद की बात आती है तो सब मुंह छिपा लेते हैं। वैसे सारे राष्ट्रभक्त हैं, सब सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब सेना पे राजनीति कर रहे हैं, तो ये बड़ा दुख होता है। इसलिए हमारा फिर आप लोगों से निवेदन है, आप सैनिक संगठन चला रहे हैं, आप सैनिकों के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, जो भी है, तमाम तरीके की चीजें हैं, लेकिन आपको ये जानकारी जरूरी है। और 8वां वेतन आयोग का बिगुल बजने से पहले सरकार के ऊपर दबाव बनाना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।